ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर टीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग आपका क्या करवा रहा था। तो आपको आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए सीटेट के लिए मैं क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस बोलते हो, वो करवाते हुए चल रहा था। जिसमें हमने दोस्तों सीरीज स्टार्ट करी थी क्लास 6th एंड 7th की, जो आपका न्यू पैटर्न के अनुसार साइंस एंड ज्योग्राफी पूछा जाता है, वो मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूं। अगर आपने मेरी लेक्चर्स को देखा, अगर आपने मेरे क्लासेस को अटेंड किया होगा, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होगा। जिसमें दोस्तों मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि अब जो अपनी आने वाली क्लास होगी ना, वो लास्ट क्लास होगी। तो कहने का मतलब है जो एनसीईआरटी फैक्ट्स के अनुसार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स के लिए आज ही आपकी लास्ट क्लास है। आज आपका जो 15 नंबर के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो न्यू पैटर्न के अनुसार और ओल्ड पैटर्न के अनुसार दोनों मैंने आपको अच्छी तरीके से फिनिश करवाने की, खत्म करवाने की कोशिश करी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। आज जो अपना लास्ट चैप्टर है, वो है आपका लास्ट चैप्टर 1, हमारी जीवन रेखा। आप सभी बच्चों को पता है कि जंगल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। चाहे वो पशु यानी कि जानवर हो गए हो, या चाहे पेड़ पौधे हो गए हो, हम उनके बिना रह सकते नहीं है, लेकिन वो हमारे बिना रह सकते हैं। ये सभी बच्चों को पता है। खिचड़ी गांव के बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। और आज अपना एनसीईआरटी जो फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, उस चैप्टर को यहां पर आज फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट करेंगे वो पेडागोजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेडागोजी की बात बाद में। पहले हमारे जो लास्ट टॉपिक है इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं, देन आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फिर और डिले ना करते हुए सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज पीरियड डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक 1, हमारी जीवन रेखा। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि वन हमें क्या क्या प्रदान करता है। देखो, पहली बात तो वनों के अंदर वृक्ष वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो वृक्ष होने से क्या होता है, हमें शुद्ध हवा मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, हमारे अलग अलग इक्विपमेंट्स के द्वारा जो गर्मी छोड़ी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जा रही है, उसको कौन अब्सॉर्ब करता है? पेड़ ही अब्सॉर्ब करते हैं। और बाकी वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पृथ्वी को ठंडा रखने में कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ जो वहां पर जानवर रह रहे हैं, उन जानवरों पर भी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एक तरीके से मान लीजिए, कहा जाता है, कहावत है कि इस दुनिया के अंदर से अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई ना, तो इंसानों का नामो निशान नहीं रहेगा। जिस दिन मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कि वन या फिर उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है, वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो उन्हीं के बारे में आज हम अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे, अच्छी तरीके से उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला बात इसके अंतर्गत हम जो वनों के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज परिक्रमण के बारे में। यानी कि बीज जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ना किसी तरीके से चले जाते हैं। चाहे वो इंसानों के बदौलत जाए, चाहे वो जानवरों के बदौलत जाए, चाहे वो पानी की बदौलत जाए, चाहे वो हवा के बदौलत जाए, चाहे वो अपने आप को खुद ले जाए। बिल्कुल दोस्तों, जो पौधे होते हैं अपने बीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो किसी भी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे के जो बीज जा रहे हैं, उन्हीं को ही कहा जाता है सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज परिक्रमण। अब इसके अंतर्गत अलग अलग बीज जो है वो अलग अलग तरीके से, कुछ बीज ऐसे हैं जो कि पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो कि जानवरों द्वारा ले जाया जाता है, कुछ बीज ऐसे हैं जो हवा द्वारा लिया जाता है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से पौधे के बीज जो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, या फिर मनुष्य के द्वारा, या फिर जीवों के द्वारा, या फिर पानी के द्वारा। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सभी के सही बच्चे लिख लीजिए सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज परिक्रमण। तो दोस्तों इसमें हम अलग अलग बीजों के बारे में बात करेंगे कि एक बीज जो है दूसरे स्थान पर कैसे चला जाता है, एक स्थान से। ठीक है, तो सभी के सही पहले बेसिक लिखिए कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें प्रकृति में एक ही प्रकार के पदार्थ विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर परिक्रमण यानी कि डिस्पर्सल के कारण होता है। आप सही बच्चों को पता है कि एक ही प्रकार के पौधे जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर उगे हुए आपको देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। फॉर एग्जांपल के रूप में आप घूमने के लिए पहाड़ी इलाके में गए, जो कि अधिकतर मनुष्य जाते भी हैं गर्मियों के दिनों में। पहाड़ी इलाके में जो ठंड रहती है, तो वहां पर उन्होंने देखा जंगलों के अंतर्गत, बगीचे के अंतर्गत, नर्सरी के अंतर्गत कोई पौधा उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो पौधा या उसके बीज जो है इंसान अपने साथ कैरी करके ले आते हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐसे बीज जो अपने गांव से कैरी करके यहाँ ले आता हूँ उगाने के लिए, तो एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वही बात कही गई है कि आपके जो पौधे होते हैं, आपके जो पदप होते हैं, उनको है ना आपने एक स्थान पर उगे हुए देखा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ अलग अलग स्थानों तक वो पहुंच जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर आपके वो उगे हुए देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद चले जाते हैं, कुछ मनुष्य के द्वारा ले जाए जाते हैं और कुछ जीवों के द्वारा ले जाए जाते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सभी के सही बच्चे एक एक करके समझते हुए चलेगा। जैसे कि जो हमारा नेचर है, ठीक है, हमारा जो नेचर, हमारी जो प्रकृति है, उसमें जो पदप है, ये फलों और बीजों का जो परिक्रमण होता है, वो पवन के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा होता है। किस किस के कारण? तो देखो दोस्तों, पहला होता है पवन के कारण। अब पवन के कारण हवा के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज जाते हैं। कैसे जाते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा हो गया आपका जलों के द्वारा। आपको भी पता है कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो जल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और कुछ हो गए जंतुओं के द्वारा। इन्हीं में दोस्तों एक नाम आता है सहजन का, जिसे आप इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहते हो, और कई लोग जो है इसको हिंदी में सहजन की जगह सहजन या सोहजन भी बोलते हैं। तो टेंशन ना लीजिए, सहजन हो गया हो, सोहजन हो गया, सोहजन हो गया हो, उसको इंग्लिश में नाम दिया गया है ड्रमस्टिक। क्या दिया गया नाम उसका? ड्रमस्टिक। तो टेंशन ना लीजिएगा, ये सहजन हो गया, ड्रमस्टिक जिसे आप बोलते हो, या फिर द्विफल जिसे आप मैपिल बोलते हो। ये जो पदप होते हैं ना, इनके जो बीज होते हैं, इनके बीज होते हैं वो होते हैं पंखयुक्त। कैसे होते हैं? पंखयुक्त, यानी कि देखने में ऐसा लगेंगे जैसे इन बीजों के पंख लगे हुए। जब आप इन बीजों को देखोगे, इनके पौधों के, तो ऐसा लगेगा इनके बीजों में पंख लगे हुए हैं। तो इसी वजह से ये जो बीज होते हैं, और ये जो इनके घास से भी हल्के, क्या मैंने बोला, जो घास वगैरह होते हैं आप अपनी धरती पर उगे हुए देखते हो, उन घासों के इससे भी हल्के इनके बीज अथवा आग, जिसे आप मादर भी बोल सकते हो, कि जो रोमयुक्त बीज होते हैं ना, और साथ ही साथ में आपके सूरजमुखी के, किसके? सूरजमुखी के, ये सारे के सारे रोमयुक्त फल वाले बीज हैं, जो कि पवन के साथ उड़कर, जो कि सुदूर स्थानों पर एक स्थान से दूसरे स्थानों तक चले जाते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे आप इमेज में देख लीजिए। जैसे कि ये पहला बीज देखिए, किसका बीज है? देखो ये बीचों बीच सेंटर में आप ये देख रहे हो ना, बीचों बीच सेंटर में, ये तो है रियल में आपका सीड। ये क्या है? आपका रियल में बीज। लेकिन इसके बगल में आप ये जो देख रहे हो ना, ये पंखनुमा स्ट्रक्चर तो देख रहे हो, ये जो होता है ना, ये सहजन के अंतर्गत एक बोल सकते हो कि उसका गूदा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये सूखता है ना, तो उस गूदे को सख्त बन जाता है, जिसके अनुसार ये पंखनुमा देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका सहजन का बीज, जो कि बीचों बीच है, उसके बगल में जो कि पंख जैसे बने हुए हैं। जब ये सहजन की फलियां पककर सूखकर फट जाती है ना, तो इसके बीज एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा चले जाते हैं। इसी के साथ साथ में आप ये देखिए, अब ये क्या है? तो ये है सहजन का बीज, तो बच गया आपका मैपल का बीज, जिसको आप द्विफल भी बोलते हो। तो देख सकते हो द्विफल जो है, ये आप ये देख रहे हो, ये है इसका मेन सीड। क्या है ये इसका? ये है इसका मेन बीज। ये क्या है? इसका मेन बीज है। लेकिन ये जो रोमयुक्त देख रहे हो ना, ये चीज, ये स्ट्रक्चर, ये इसका क्या है? तो ये इसको फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए पंखनुमा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ हमारे कुदरत ने। तो ये भी एक तरीके से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, हवा के उड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ में आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये तो आपका मेन सीड है। ये क्या है? मेन आपका बीज है।
लेकिन इसके साथ साथ में जो रेशे देख रहे हो, रोम युक्त देख रहे हो, ये क्या है? तो ये छोटे छोटे पतले पतले से बारीक बारीक से बाल होते हैं। तो किसका फूल है? तो दोस्तों ये है आपका सनफ्लावर, जिसे आप सूरजमुखी बोलते हो, उसका बीज है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा उड़ाने के लिए ये बहुत मदद करती है। या फिर आप ये बीज देख रहे हो, ये वाला, ये इसके स्ट्रक्चर नुमा, ये जो है ये है इसका मेन बीज। लेकिन बाकी जो रेशा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको हवा में उड़ने की मदद करता है। तो ये क्या होता है? तो ये आग का बीज है, जिसे आप आग बोलते हो ना, आपने अधिकतर इलाकों में देखा होगा, आग उग जाती है, ठीक है, जिसमें तोड़ने में दूध सा निकलने लग जाता है, तो उसके बीज है ये। तो ये देख सकते हो सारे के सारे बीज, चाहे वो आपका सहजन का बीज हो गया, ओके ये लिखा भी है, सहजन का बीज हो गया, दुईफल यानी कि मैपल का बीज हो गया, सूरजमुखी या फिर आग, इन सभी के सभी बीज जो होते हैं वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किसकी मदद से? हवा की मदद से, पवन की मदद से। तो आपको अगली बार पूछा जाएगा कि हवा या फिर विंड या फिर पवन की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बीज जाते हैं, उन बीजों के नाम बताइए। तो भाई वो चाहे आपका यहाँ पर दे रखा हो किसका, सहजन का बीज, दुईफल या फिर मैपल का बीज, या सूरजमुखी का बीज, या आग का बीज, ये सारे के सारे बीज जो है एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो इसकी मदद करता है वो करता है हवा, यानी कि वायु, यानी कि पवन। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके बीजों को ले जाने में हवा मदद करती है, पवन मदद करती है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन, जैसे कि 100 वाले क्वेश्चन दिया गया था किसका, सहजन का और द्विफल यानी कि मैपल का, तो इन दोनों का ऑप्शन दिए हुए थे, तो डायरेक्टली आप इन दोनों को टिक करते हो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके पहले बीज जो कि हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगाने के लिए जो मदद करते हैं वो पवन मदद करते हैं। ठीक है, बाकी इंसानों के द्वारा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से देखा जाए हवा इनकी मदद करती है। ठीक, आगे चलते हैं। और कुछ बीज देखिए क्या लिखा है, और कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीजों या फिर बीज अथवा फल के आवरण क्या होते हैं, स्पंजी तत्व तंतु में होते हैं, ताकि वे जल में क्या हो सके, तैरते रहे, एक तरीके से उसको फ्लोट होते रहे, तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के रूप में आप सही बच्चों को मैंने काफी बार पढ़ाया, ईवीएस जब एनसीईआरटी क्लास 3 to 5 पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था नारियल, क्या बताया था, कोकोनट। तो नारियल यानी कोकोनट जो होता है, आपने देखा होगा समुद्री इलाके के किनारों पर उगा रहता है, जहां पर लहरें बार-बार टकराती हैं उन पेड़ों से। तो नारियल का जो वृक्ष होता है, जब नारियल पक जाता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाता है, कहां गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरेगा कहां पर, तो समुद्र के अंदर गिरेगा। अब समुद्र में है क्या, पानी, तो लहरें जो है उसको बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, यानी कि पानी ले जाती है, और वो स्पंजी नुमा होता है, उसके अंदर धीरे-धीरे जो पानी हो, उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है नारियल के अंदर, लेकिन साथ ही साथ में समुद्र से वो नमी भी ले रहा होता है, जिसके कारण धीरे-धीरे उसके अंदर से एक पौध निकलने लग जाती है, और वो कहीं ना कहीं पानी से एक टापू से दूसरे टापू पर जाकर उसको पानी वो फेंक देती है, और उस टापू पे भी नारियल के वृक्ष उगने को देखने को मिल जाते हैं। तो जल जो है नारियल के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से उसका एग्जांपल दीजिए जो कि पानी के द्वारा उसके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। तो दोस्तों नारियल के बीज होते हैं, यानी कि नारियल खुद एक बीज होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ बीज जो है वो जंतुओं द्वारा क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हैं, विशेष रूप से जो कि कैसे होते हैं, कटीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। वो जो होते हैं ना, वो बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं या फिर मनुष्य के शरीर पर चिपक जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस पशु के, उस जीव के शरीर पर चिपके होने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जहां जहां तक वो जीव, जहां जहां तक वो पशु जाते हैं। इसके उदाहरण जो है, सबसे बड़ा उदाहरण उसका यूरेना। आप सही बच्चों को यूरेना हो गया, या फिर आपका साथ ही साथ जेनिथियम हो गया, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें हुकनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, हुकनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। आप अपने बचपन के दिन याद करिए, बचपन के दिनों में एक पौधा आया करता था, क्या है, एक पौधा आया करता था जिसमें एक पतली सी डंडी रहती थी। कई बच्चे गांव के रहने वाले होंगे तो उनको पता होगा, और साथ ही साथ में गांव, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, ऐसा होता है कुछ इस तरीके से होता है, डंडी से हम पौधे से डायरेक्टली इसकी डंडी तोड़ लेते थे और किसी के ऊपर फेंक के मार देते थे, तो कपड़ों पर हो गया, बालों पर हो गया, चिपक जाता। या फिर एक और याद करो, एक दाने जैसा हुआ करता था, ऐसा दाना सा होता था और इसके ऊपर हुकनुमा स्ट्रक्चर ही होता था। आपको याद होगा, हुकनुमा स्ट्रक्चर ही होता था। उसको पकड़ के आप क्या करते थे, दोस्तों के बालों में पकड़ कर चिपका कर रगड़ देते थे, और वो जब रगड़ देते ना, बालों के साथ ऐसा चिपक जाता था, बिल्कुल ऐसे जॉब की तरह। आप वहां से या तो उसको सही तरीके से निकालो, नहीं तो बालों को काटना पड़ता था वहां, तब जाकर ये चीजों को छोड़ता था। तो ये क्या होते हैं, हुकनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसी के उदाहरण हो गया यूरेना और साथ ही साथ में जेनिथियम। ये ऐसे पौधे हैं जो कि जीवों के खाल के साथ जो बाल होते हैं उनके साथ चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये रहा, ये क्या है, जेनिथियम। आपने बचपन में कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से जरूर चिपकाया होगा लोगों के शरीर पे, बालों पर, कपड़ों पर, तो ये वही जेनिथियम। तो इसके अंदर जो हुकनुमा स्ट्रक्चर है, क्या है, हुकनुमा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से है ये रेशों पर चिपक जाता है। क्या कर जाता है, रेशों पर। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है वेलक्रो का आविष्कार इसी को देखकर एक तरीके से प्राकृतिक से हमारा क्या है, इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने आविष्कार करा था 1948 के आसपास। आप सभी बच्चों को पता होगा। तो ये जेनिथियम है जो कि रेशों के साथ चिपक जाता है, कपड़ों के साथ चिपक जाता है, या बालों के साथ, जंतु के साथ चिपक जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा जेनिथियम एंड यूरेना क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं या फिर मनुष्य के कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीवों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन पौधों के बीजों को ले जाया जाता है, तो यूरेना और जेनिथियम के जो बीज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो जीव होते हैं वो ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, चाहे वो जाने में करें या फिर अनजाने में करें, लेकिन लेकर जरूर देते हैं। आगे चलें तो कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो झटके के साथ फट जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में स्क्विडिंग क्यूकम्बर हो गया, फॉर एग्जांपल के रूप में सोयाबीन की फलियां होंगी। ये ऐसी बीज है जो कि एक साथ झटके के साथ फट जाते हैं। जैसे कि हिमालय के ऊपर एक फली पाई जाती है, जैसे हिमालयन फली कहा जाता है, जो आप हल्का सा उसको ऐसे टच भी करोगे ना, या उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है अपने आप में वो ऐसे फट जाती है, उसके बीच में एक स्थान से काफी दूर तक बिखर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बीज हैं जो कि झटके से फट जाते हैं, और उनके अंदर जो बीज होता है वो झटके से फट जाने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गिर जाते हैं। जैसे कि एरंड के बीज, आपने बचपन में कभी ना कभी जरूर सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, एरंड का तेल। तो ठीक है, तो जो एरंड का बीज हो गया, मतलब सीड हो गया, या सोयाबीन की फलियां होगी, स्क्विडिंग क्यूकम्बर हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि झटके के साथ क्या करते हैं, फट जाते हैं। क्या करते हैं, झटके के साथ साथ आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा याद रखना आपको सोयाबीन की फलियां, क्योंकि आपके एग्जाम में सोयाबीन की फलियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बीज कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपनी फलियों को झटके से सूखने के बाद फट जाती है और अपने आसपास के अपने बीजों को अच्छी तरीके से बिखेर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या पता चला आपको कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब कौन कौन से बीज हो गए दोस्तों ऐसे,
हमने पहला पढ़ा सहजन के बीज। सहजन के बीज होते हैं हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। साथ ही साथ में मैपल या द्विफल हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा ले जाता है। साथ ही साथ में आग का पौधा हो गया, आग के पौधे के जो बीज होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा ले जाती है। या सूरजमुखी के बीज हो गए, उनके बीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है, तो हवा मदद करती है। तो ये सारे के सारे वो बीज जो कि हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पानी के द्वारा बात करी जाए तो नारियल का सबसे बड़ा उदाहरण, नारियल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में पानी जो है उसकी बहुत ज्यादा सहायता करता है। तीसरा हमने बात करा जीवों के बारे में कि जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे अनचाहे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजों को ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि जेनेथियम हो गया या फिर यूरेनियम, ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके रेशों पर चिपक जाते हैं और अनजाने में ही सही लेकिन जीव इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि तोता हो गया, गिलहरी हो गई, कुछ ऐसे हमारे फल फ्रूट होते हैं जिनको ये खाते हैं और खाते खाते अपने साथ बीजों को ले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपने कहीं ना कहीं गांव में एक नॉर्मली बिहेव में देखा होगा गिलहरियों को आम के पेड़ों पर आम खाते हैं और वो आम खाते खाते कभी कभी वो तोड़कर अपने साथ ही ले जाती है जो छोटे आम के होते हैं, मतलब फल होते हैं, और उनकी गुठलियों को कहीं ना कहीं वो जाकर छोड़ देते हैं। तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जा रहा है? जीव ले जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो चाहे में हो चाहे अनचाहे में। उसी तरीके से कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि अपने आप फट जाते हैं और एक साथ अपने इलाके में फैल जाते हैं, अपने आप को खुद ही फैला लेते हैं। जिसमें सोयाबीन की फलियां हो गई, जिसमें एरंड के बीज हो गए, जिसमें स्क्विड क्यूकम्बर हो गया, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है सोयाबीन की फलियां, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये अपने आप को खुद ही फैला लेती है अपने आसपास। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो बीज थे दोस्तों जो प्रकृति यानी कि नेचुरल रूप में किसी ना किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कौन मदद करता है? नेचर के अलग अलग जो हमारी पावर है वो मदद करती है। ठीक, उम्मीद करता हूं अगली बार कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलें तो जल प्रबंधन की बात कर लेते हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। आप सही बच्चों को पता है जब किसान किसानी करता है तो हर चीज में पानी की आवश्यकता बहुत होती है। जैसे कि कहा जाता है कि 1 किलो गेहूं उगाने में लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो देख सकते हो दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी फसल बोल लीजिए, भले ही कम मात्रा में पानी चाहिए हो या ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए हो, लेकिन पानी जरूर चाहिए होता है। लेकिन उन पानी की जो हमारी कीमत होती है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट अगर अच्छी कर लें तो हम पानी की कीमत जो है, पानी को हम जो है बचा सकते हैं, पानी का जो खर्चा है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, वाटर मैनेजमेंट के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में। तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, आप सही बच्चों को पता है हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे अद्भुत एक जो नेचुरल रूप में पावर बनी हुई है वाटर सर्कल। कैसे एक सूरज जो है समुद्र के खारे पानी को गर्म करता है, फिर बादल बनाता है और समुद्र के द्वारा बारिश करके हमें मीठा पानी दे देता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी पर जगत के अंतर्गत मीठे पानी का स्रोत है वो इसी प्रकार से चल रहा होता है। ठीक है, तो वर्षा जो होता है, वर्षा के रूप में जो जल है वो हमें प्राप्त होता है और उसमें जो अधिकांश ऐसे ही हम क्या देते हैं, बह जाने देते हैं। जैसे कि शहर में देखा होगा बारिश हो रही है, शहरों पर नाली में गटर में उसे बह जाने देते हैं, उसका कोई वो नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्जांपल को स्टोर नहीं करते, उसे अधिकांश जल को बह जाने देते हैं। ठीक है, ये जो बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है जो कि दूसरी जगत पर नहीं है, दूसरे ग्रहों पर नहीं है, उन जिनके पास ये नहीं है उनको इसकी पावर के बारे में पता है। अब पता है कि नहीं पता वो तो हम एलियन नहीं जाने, हम लोग क्या जाने, लेकिन जो चीज जिसके पास होती है उसकी कदर नहीं है। जैसे कि हम लोग, हमारे पास एक काफी अच्छा गिफ्ट है ये, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है, हम इसको यूं ही बर्बाद कर देते हैं, यूं ही जो हमारे नेचुरल रूप में जो काफी अच्छा हमारा संसाधन बन सकता है उसे यूं ही बर्बाद होने देते हैं। ठीक है, उसकी बर्बादी करते हैं। और वर्षा जल का जो उपयोग होता है वो भौम जल यानी कि जमीन के जल के स्तर को क्या करता है, दोबारा रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब है जब आप जमीन के अंदर से पानी निकालते हो, चाहे हैंडपंप के द्वारा हो गया, सबमर्सिबल के द्वारा हो गया, या अलग अलग प्रकार के ट्यूबवेल की मदद से द्वारा हो गया, तो जो जमीन से हम पानी निकाल रहे हैं तो जमीन के अंदर वापस पानी जाएगा तभी तो वो वापस रिचार्ज होगा। तो उसी तरीके से जो गटर सीवर में हम पानी बहा रहे हैं, अगर हम जमीन के अंदर उस पानी को जाने दें तो इससे जो जमीन का लेवल होगा वो पानी का भी बढ़ेगा, या फिर जो हमने जमीन के अंदर से पानी निकाला है उसकी भी भरपाई हम कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं इसी चीज को हम कहते हैं जल संग्रहण या फिर वर्षा जल संग्रहण। फॉर एग्जांपल के रूप में जो इसमें सबसे ज्यादा मशहूर राज्य कहा जाता है वो राजस्थान कहा जाता है, जो कि अपने अपने इलाकों के अंदर छतों की सफाई करके एक टका बना लेता है, कुआं बना लेता है, जिसके अंतर्गत वर्षा के पानी को इकट्ठा करके साल भर इस्तेमाल करता है। तो ऐसे करके आप जमीन का जो पानी है वो निकालने से बचोगे, बिजली भी बचेगी और साथ ही साथ मेहनत भी बचेगी, और जो नेचुरली रूप में वर्षा पानी दे रही है उसका इस्तेमाल करके हम पूरे साल भर की अपनी जरूरतों को क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर आप पानी के इसके जल के पानी को बचाते हो, वर्षा के पानी को बचाते हो, आप रेन वाटर को बचाते हो, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जल संग्रहण कहा जाता है। तो अगर आपने अगली बार पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति वर्षा के पानी को बचाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है तो निम्नलिखित में से वो क्या कर रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्ट या फिर जल संग्रहण या फिर वर्षा जल संग्रहण कर। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक व्यक्ति जो है राजस्थान का रहने वाला है और वह वर्षा के जल का इस्तेमाल करता है तो निम्नलिखित में से उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वर्षा जल संग्रहण या जल संग्रहण या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप सभी बच्चों के साथ ये बांटने की कोशिश करी ताकि अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग गलत नहीं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः प्राप्ति करने के लिए बावड़ियां बनवाने की प्रथा का सदियों से चल रहा है। आप सभी बच्चों को पता है बावड़ियां होती क्या है, तो बावड़ियां एक तरीके से मानकर चलिए जैसे कि कुएं के अंदर बाल्टी डालकर पानी निकालते हैं, उसी प्रकार से बावड़ियां जो होती है इसके अंदर बाल्टी नहीं डालते, हमें खुद नीचे उतरकर जाना पड़ता है। इसके अंदर सीढ़ियां बनी होती है, सीढ़ियों से उतरकर नीचे तक जाओ जहां पानी है उसमें से पानी भरकर ऊपर आता है। तो इसी तरीके से इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। तो हमारे जो जगत है, हमारा जो भारतवर्ष है, इसके अंतर्गत बावड़ियां बनाकर जो वर्षा जल उसको संग्रहण करने की बहुत पुरानी प्रथा भी है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि बावड़ियां क्या है, तो अधिकतर जहां पर पानी की कमी होती है तो वहां के राजा महाराजा पुराने जमाने में या आज के युग में बावड़ियां बनाकर वर्षा के जल को संग्रहण करते हैं और इस्तेमाल करके लाइक उसको करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए सीढ़ीदार कुआं कहा जाता है दूसरा। ठीक, चलिए आगे चलें। तो किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग क्या कर सकता है, मित व्यक्ति से कर सकता है। कहने का मतलब है कम से कम कर सकता है। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आप अपने किसानों को देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 केजी यानी कि 1 किलो अगर आपको गेहूं उगाना है तो लगभग कहा जाता है कि 1500 लीटर की आवश्यकता होती है पानी। कितने की? 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये पानी आएगा कहां से? तो ये पानी हम जमीन से निकालेंगे या फिर नहर वगैरह से लेंगे, कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना, लेकिन गेहूं तो उगाएंगे ही। लेकिन किसान जो है इसकी कमी को दूर कर सकता है। कैसे? तो जो कम पानी वाले सिस्टम है, जो फसल में कम पानी की आवश्यकता में ज्यादा से ज्यादा उसकी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि किसान अधिकतर क्या करता है, नाली बनाकर पानी छोड़ देता है और उस नाली के द्वारा पानी जा रहा होता है, या फिर जो आजकल तरीका है क्या कर लेते हैं, प्लास्टिक के पाइप आते हैं मोटे मोटे, ट्यूबवेल में लगा दिया और खेत में जाकर पाइप रख दिया और पानी पूरे खेत में वहां से जा रहा होता है। और खेत को पूरे के पूरे पानी से लबालब भरने के लिए काफी समय लग जाता है। और वो पानी जो होता है जहां फसल होती है वहां तो जाता ही जाता है, लेकिन जहां फसल नहीं है वहां पर भी जाता है, जो कि बिना मतलब का है, कोई मतलब नहीं है वहां पानी डालने का। तो जिस वजह से जो पानी है वो भी वेस्ट हो रहा होता है। या फिर पाइप के अंदर कहीं छील हो रहा हो, पाइप कहीं ना कहीं डैमेज तो हो गई, ये तो है नहीं कि पाइप बिल्कुल नया का नया ही रहेगा, तो वहां से भी पाइप से पानी लीक हो रहा होता है और वहां से भी पानी वेस्ट हो रहा होता है। तो इस चीज से निपटने के लिए अगर किसान हो सके तो एक तरीका होता है जिसे आप ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पानी भी कम खर्च होगा, पानी की कीमत में कमी भी आएगी और साथ ही साथ में मुनाफा भी बढ़ेगा। होता क्या है, तो दोस्तों जहां जहां उस किसान ने क्या कर रखी है, फसल बो रखी है, जहां जहां उस किसान ने फसल बो रखी है वहां वहां एक ड्रिप पाइप आता है, एक उंगली के बराबर पतला सा पाइप आता है काले कलर का। ठीक है, वो पाइप जगह जगह पर, जैसे कि यहाँ पर एक फसल बोई है तो यहाँ पर लाकर उसने पाइप छोड़ दिया, ऐसे करके वो पाइप को कनेक्ट कर सकता है। और जब भी उसको पानी देना हो उस पाइप को खोल दीजिए जहां से पानी जा
जाना है और यहाँ से वो पानी जो है बूंद बूंद करके निकलेगा। ये नहीं कि एक बार प्रेशर से निकलेगा, नहीं, बूंद बूंद करके निकलेगा। और बूंद बूंद करने से ये है कि पौधे को धीरे धीरे पानी मिलेगा और पौधा सही तरीके से पानी को ऑब्जर्व कर पाएगा और कम पानी में अच्छी तरीके से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी। और बढ़ोतरी जितनी ज्यादा होगी फसल उतनी अच्छी होगी और फसल जितनी अच्छी होगी किसान को उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसानों के द्वारा एक तरीका अपनाया जाता है जिसमें पानी जो होता है धीरे धीरे पौधों की जड़ों में जाता है बूंद बूंद करके। उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, उस तरीके को क्या कहा जाता है? तो उसको ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। लेटेस्ट एग्जाम में डायरेक्टली वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगली बार फिर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे समझ गए ड्रिप इरिगेशन क्या है? उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए आगे चलो, आगे चलें तो वन अपरोपण आप सभी को पता है, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है धीरे धीरे, जो वन तो बना नहीं रहे, उगा नहीं रहे, लेकिन पेड़ों को बड़ी लेवल पर काटते हुए जा रहे हैं, बड़े लेवल पर हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो उसके कारण कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, चलिए समझते हुए चलते हैं। देखिए, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का जो है ताप बढ़ेगा। आप सभी बच्चों को पता है, अगर पृथ्वी के ऊपर हमारे ऊपर वृक्ष है तो वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म होने से बची रहती है। क्या होती है, गर्म होने से बची रहती है। लेकिन हम वृक्ष को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, और जो मैकेनिकली रूप में जो मशीन है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा फैक्ट्री से, मशीन से भी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, अलग अलग प्रकार की चीजें निकल रही हैं। और साथ ही साथ में वृक्ष है नहीं उन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। और पृथ्वी का जब ताप बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको रहने लायक वो पृथ्वी बचेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप अपने बचपन के दिन याद रखिए या याद करिए, किसी समय पर 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेंपरेचर हो जाता था पृथ्वी का या फिर भारत का, तो आप ऐसे हाई तौबा मचाने लग जाते हैं। लेकिन आज जो है पृथ्वी का टेंपरेचर 47 डिग्री तक चला जाता है, फिर भी हाई तौबा नहीं मचाते। क्यों? क्योंकि अब हर किसी को पता है भाई गर्म हो रही है पृथ्वी, हमें कमरे में एसी लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। पहले एसी जिसके घर में हुआ करता था ना उसका ऐसा माना जाता था पता नहीं और कितना बड़ा व्यक्ति, लेकिन आजकल एसी ऐसा हो गया जैसे घर में पंखा लगाना। ठीक है, तो लेकिन एसी से भी क्या हो रहा है, दिन पर दिन हमारी पृथ्वी के अंतर्गत यही ताप बढ़ने की समस्या आ रही है। मनुष्य है, मनुष्य अपनी गर्मी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, पेड़ नहीं लगाएगा लेकिन उल्टे तरीके से जरूर अपनाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारे यहाँ पर वन धीरे धीरे नष्ट होते चले गए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में पेड़ों और पत्तों की अनुपस्थिति में, पेड़ और पत्ता नहीं है तो जीवों के खाद्य और आश्रय यानी कि उनकी रहने की जगह नहीं मिलेगी। जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वृक्ष और जानवर जो अगर है तो हम भी हैं, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। वो हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं। तो भाई अगर ना ही पेड़ है, ना ही पौधे हैं, ना ही पत्ता है, ना ही पेड़ है, उनकी अनुपस्थिति में जो जीव जंतु होंगे वो रहने के लिए कहां जाएंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में पहले समय पे जो हमारे अलग अलग आजकल शहर बसे जा रहे हैं, तो वहां पर देखा होगा आपने, पहले शहर तो थी नहीं, बंदर वगैरह रहा करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमने फॉरेस्ट काट कर अलग अलग शहर बसा दिए, अब उन शहरों में ही बंदर रहने लग गए या फिर अलग अलग प्रकार के जीव गांव में हमला करने लगे। क्यों? क्योंकि गांव को जो खेत किसान वगैरह था उन्होंने काट कूट कर अपनी खेती करनी शुरू कर दी। तो जब जंगल ही नहीं रहेगा तो ये जो जानवर है वो कहां रहेंगे? वो कहीं ना कहीं तो आक्रमण करेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खाने पीने की चीजों को तो ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में पेड़ों की अनुपस्थितियों में जो मृदा होगी जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप सभी बच्चों को पता है, जब वर्षा होती है भारी मात्रा में तो वर्षा जो है वो जमीन के अंदर पानी जाता है, कौन ऑब्जर्व करता है? पेड़ों की जड़ें ऑब्जर्व करती है। लेकिन जब पेड़ की जड़ें हैं ही नहीं तो मट्टी कितना ऑब्जर्व कर लेगी? तो धीरे धीरे मट्टी को काटता हुआ चला जाएगा, तो जिससे तो मृदा प्रदन होगा ही होगा, साथ ही साथ में कीचड़ बड़ा बाढ़ भी देखने को मिलेगी, पानी बड़ी बड़ी पैमाने पर फ्लोट होकर नीचे बह जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में एक पहाड़ के ऊपर बारिश जब होती है तो उस पहाड़ के ऊपर अगर पेड़ है तो पानी को नीचे आने में टाइम लगता है, और जितनी मात्रा में पानी ऊपर बहा है उससे कई कम मात्रा में नीचे तक पानी आता है। अगर पेड़ों पर पहाड़ों पर पेड़ ही नहीं तो पानी बड़ी जल्दी से तेजी से नीचे आ जाएगा और बड़ी पैमाने पर अपने साथ कंकड़ वगैरह और रेत वगैरह और मट्टी वगैरह ले जाएगा, जिससे बाढ़ का होने का बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिलता है। तो अगर पेड़ नहीं है तो ये भी समस्या आपके सामने देखने को मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो वही वाली बात बताई गई है कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, इसलिए हम वृक्षों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम अलग अलग कदमों को उठाने की जरूरत है, उनके बारे में हम सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन बना यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन होता है नीचे का एग्जाम का बुक के अंदर कि पता करो, तो वही वाली बात करिए, यहाँ पता करना है कि हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक वन हमारी जीवन रेखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी के सभी बच्चों को सही तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी बच्चों किसी प्रकार का यहाँ तक किसी भी कोई डाउट नहीं रहा हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन एक बार लगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित हो? क्या बोला गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बीज है वो कौन ले जा रहे हैं? एनिमल्स ले जा रहे हैं। जैसे गिलहरी हो गई, जैसे कि पक्षी वगैरह हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स जो है वो ले एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो कौन सा बीज होगा? वो सहजन का बीज हवा के द्वारा जाता है, मैप्रिल का बीज हवा के द्वारा जाता है, आग का बीज हवा के द्वारा जाता है, बच गया आपका आम का बीज। आम का बीज हो गया वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जा सकता है? जीव ले जा सकता है, चाहे वो तोता हो गया, चाहे गिलहरी हो गया, खाने के बहाने क्यों ना ले जा रहे हो, ले जाते हैं। ठीक है, तो आम के जो बीज है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गुठलियां होती है वो कौन ले जाता है? जीव ले जाते हैं, एनिमल ले जाते हैं, जंतु ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलो। आगे बोला गया कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियां यानी कि जो पतली पतली नलियां होती हैं उस नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में यानी कि जड़ों में दिया जाता है, कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बोला था जहां पर भी आपका पौधा है उस पौधे में डायरेक्टली आप एक पाइप लगाकर क्या दे सकते हो? पानी दे सकते हो, एक सिस्टम बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सिस्टम बना सकते हो, और वो पानी बूंद बूंद इसकी जड़ों में जाता है, इसके आधार में जाता है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि अगर आप वर्षा के पानी को भविष्य के लिए, चाहे वो टैंक बनाकर कर रहे हो, टका बनाकर कर रहे हो, बावड़ी बनाकर कर रहे हो, अलग अलग तरीके से कैसे भी कर रहे हो, लेकिन वर्षा का पानी आप इस्तेमाल करने के लिए भविष्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या इकट्ठा कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, वर्षा के पानी का संचय। तो जिस बच्चों ने इसका डी लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला कि जंगलों के ज्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है? तो ये 4 बिंदु दिए हुए हैं और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ये बोला है। तो चलिए बिंदु पढ़ते हैं। देखो, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, गलत। मैंने अभी आपको बताया था जब जंगल काटोगे, वृक्ष काटोगे तो पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, तो गर्मी बढ़ेगी, ठंड थोड़ी बढ़ेगी, तो नहीं पाएगा, बहता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ आने की खतरा बना रहेगा। तो ये भी गलत हो गया। रिसाव कम कैसे होगा? ज्यादा होगा ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। तो मृदा अपरदन होती है, आप सही बच्चों को पता है। मृदा अपरदन यानी कि एक प्रकार की ये भी गलत है कि ओके, बहता वर्षा का जल मृदा को बहा ले जाएगा। हाँ, ये तो ठीक है ना।
अगर जब जल बहेगा तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि वो अपने साथ मिट्टी को बहाता हुआ ले जाएगा, तो बहता जल जो है मृदा को बहा ले जाएगा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगला है कि भौम जल का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। नहीं दोस्तों, भौम जल का स्तर कैसे बढ़ जाएगा? पानी तो है जमीन सोख ही नहीं पा रहा, तो एक जगह से बहता हुआ चला जा रहा है, तो इस हिसाब से भी ये भी गलत हो गया। तो ए बी सी और डी में से सी बच गया, और ऐसा तो ऑप्शन है नहीं भाई, एक ऑप्शन जरूर चुनना होगा, सही विकल्प चुनना था ना आपको। ये देखो पहला तो बिल्कुल गलत है, और तीसरा चौथा भी बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? वर्षा जल का रिसाव कम होगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है ये? ओके, रेन वाटर विल बी, ओके ये तो बिल्कुल सही है ना। ओके, हमने पढ़ने में ही मिस्टेक कर दी, चलिए कोई बात नहीं, बी बिल्कुल ठीक है कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा। रिसाव कम होगा कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो जमीन है वो पानी को सही तरीके से सोख नहीं पाएगा, और सोख नहीं पाएगा तो धीरे धीरे वो बहते हुए सारा का सारा चला जाएगा, तो जिस वजह से रिसाव जो है वो कम हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो बी और सी इसका सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चे ने लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने 4 लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चल आगे चलो। आगे बोला गया छत पर वर्षा का क्या है? संरक्षण करके भौम जल का पुनः क्या कर रहा है? आवेशित किया जाता है या किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों क्या बोल रहा है? एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके द्वारा जो रेन वाटर हार्वेस्ट है वो छत की साफ करके एक नली के द्वारा नीचे जमीन में टैंक बनाकर इकट्ठा किया जाता है, जिसको टका कहा जाता है। वो कहां के लोग करते हैं डायरेक्टली वो पूछा गया, तो मैंने आपको बोला था दोस्तों राजस्थान के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना एनसीईआरटी बुक्स के अंतर्गत क्लास 6 एंड 7 की साइंस एंड ज्योग्राफी। ये दोस्तों आज हमने जो इंपॉर्टेंट 25 से 30 टॉपिक थे वो पूरे के पूरे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं थी। 10 से 12 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जिसमें से हमने अच्छी तरीके से उन चीजों को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं सारे के सारे टॉपिक्स आपको सारे के सारे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज दोस्तों हमने एनसीईआरटी जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिया, आज हमने उसको पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया। तो कहने का मतलब है एनसीईआरटी जो फैक्ट होते हैं वो आज हमने फिनिश कर लिया, आज हमने खत्म कर लिया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम क्या? पेडागोजी क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या पढ़ना शुरू करेंगे? पेडागोजी पढ़ना करेंगे, यानी कि ईवीएस की अब हम पेडागोजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें आपको इजीली अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।